हेलो गाइस, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन के टाइम को जो है स्टडी करने में यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो आज हम लोग जो है लेक्चर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम कोर्स का। इसके रिगार्डिंग जो है सबसे पहले हमें जो है कॉन्सेप्ट जानना होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स टर्म से ऑलरेडी अवेयर होंगे जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े होंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा बहुत जो है ट्राई कीजिए दिमाग पे जोर डालने का कि आखिर ये इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी जोर डालोगे तो आपको थोड़ा बहुत क्या पता चलेगा, एक रफ फिगर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का आपके माइंड में आएगा। फिर आपको करना क्या है, फिर जो भी मैं बात यहाँ पे अभी बोलने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि अभी मैं जो जिस तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट्स का डेफिनेशन जो है यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद जो है आप लाइफ में कभी भी जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स के डेफिनेशन को नहीं भूल पाओगे चाह के भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे एक बस छोटा सा सवाल पूछता हूँ। उससे पहले एक बार हम लोग एजम्पशन कर लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक जो बिल्कुल जनरल जो है एक कंपाउंड ए बी ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी कंपाउंड लो, आइदर वो ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक हो, सब में क्या होता है, कैटायनिक और एनायनिक पार्ट होता है। कैटायनिक मतलब पॉजिटिवली चार्ज जो कैरी करता है और एनायनिक मतलब क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये जो कंपाउंड ले रहे हैं ए बी, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी कोई ना कोई कैटायनिक होगा और कोई एनायनिक पार्ट होगा। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ए जो है हमारा कैटायनिक पार्ट होगा और बी जो है एनायनिक पार्ट होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। फिगर किस चीज का ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ हम लोग बीकर लेते हैं। ठीक है, और बीकर में फिर हम लोग क्या करते हैं, बीकर में हम लोग इस तरीके से सॉल्यूशन पुट कर देते हैं। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा कंपाउंड था ना ए बी, ठीक है, ये जो कंपाउंड ए बी है अब इसको हम लोग सॉल्यूशन में डालेंगे। अगर ये कंपाउंड को सॉल्यूशन में डालते ही ये जो कंपाउंड है अगर अपने आयंस में ब्रेक कर गया, आयंस मतलब क्या, कैटायनिक और एनायनिक पार्ट में ब्रेक कर गया, तो हम इस कंपाउंड को कहेंगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्योंकि अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि सारे कंपाउंड में क्या होता है, कैटायनिक और एनायनिक पार्ट होता है। तो जैसे ही वो कंपाउंड कैटायनिक और एनायनिक पार्ट में ब्रेक कर जाएंगे सॉल्यूशन में जाते ही, तो वो कंपाउंड हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। अब दूसरा केस देखते हैं, यहाँ पे एक और हम लोग जनरल जो है वो एज्यूम कर लेते हैं कंपाउंड CD। ठीक है, तो ये CD में भी ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटिक क्या होगा, इसमें कैटायनिक और एनायनिक पार्ट होगा। अब CD को अगर सॉल्यूशन में डालते हैं, सॉल्यूशन में डालने के बावजूद भी जो है वो क्या होता है, CD फॉर्म में ही रहता है, मतलब ये कोई भी आयंस में अपने ब्रेक नहीं करता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा हो जाएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ सिंपल यही समझना है, कोई भी कंपाउंड हो अगर उसको हम लोग सॉल्यूशन में डालेंगे, सॉल्यूशन में डालते ही अगर वो कंपाउंड अपने आयंस में ब्रेक किया तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाया, ब्रेक नहीं किया सॉल्यूशन में जाते ही तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाया। तो आई होप अब आपको इस डायग्राम और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो है पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा होता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली सोचिए, क्या इसको हम लोग थ्योरेटिकली पता कर सकते हैं, तो नहीं, थ्योरेटिकली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है अगर हमें कोई भी कंपाउंड का पता करना हो कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स है या फिर नहीं है, तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन में पुट कीजिए, आयंस में ब्रेक नहीं किया तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्रेक किया तो इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये एक्सपेरिमेंटल जो है ये प्रोसीजर है, तो उसी के थ्रू हम लोग पता कर पाते हैं। और जब हम लोग पता कर लिए तो उसी का रिजल्ट जो है फिर हम लोग बुक में पढ़ते हैं कि हाँ ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं कंपाउंड और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। लेकिन रियल में आते कहाँ से हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हमें आइडिया उसका लग पाता है। अब देखिए, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। अब फिर हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इसको लेमैन लैंग्वेज हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड है तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रोलाइट्स होने के कारण जो है वो आयंस में तो ब्रेक करेगा ही, लेकिन अगर वो कंप्लीटली ब्रेक कर जाए ना, आयंस में 100% ब्रेक कर जाए तो वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। लेकिन अगर वो 100 ना होकर 60, 50, 70% ही बस ब्रेक करे और 30% जो है वो ब्रेक नहीं कर पाए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएगा। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर यहाँ पे CD जो हम लोग एक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, तो ये CD कंपाउंड जो है ये 100 यूनिट्स है, ये 100 यूनिट्स जो है CD कंपाउंड है। तो 100 यूनिट में से जो है 70 यूनिट्स जो CD का है वो C+ और D- में ब्रेक करेगा और 30 यूनिट्स जो है CD कंपाउंड का वो एज इट इज रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस इसका 70% ही पार्ट जो है वो आयंस में ब्रेक किया, पूरा नहीं कर
पाए इसलिए वीक होगा। यहाँ पे अगर हम लोग AB का केस कंसीडर करें तो AB अगर 100 यूनिट्स है तो 100 का 100 यूनिट्स जो है वो A+ और B- दे देगा। एक भी यूनिट जो है इस कंपाउंड का नहीं बचेगा जो आयोनाइज्ड नहीं होगा। ठीक है, तो यही मेनली होता है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में मेजर डिफरेंस। चलिए सबसे पहले जो हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ इससे पहले स्लाइड में कि ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, आयंस में ब्रेक कर जाएगा जब इसको हम लोग डिसॉल्व करेंगे किसमें, पोलर मीडियम। जैसे पोलर मीडियम कौन हो गया, पोलर सॉल्वेंट, तो वाटर हो गया, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, जैसे ये सॉल्यूशन में जाता है तो ये एक्सीलेंट कंडक्टर बन जाता है। क्यों एक्सीलेंट कंडक्टर बन जाता है, आप लॉजिकली सोचिए, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये बहुत अच्छे से जो है आयंस में ब्रेक कर जाता है। जब आयंस में ब्रेक कर जाएगा तो फिर बहुत अच्छे से जो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर की तरह वर्क करेगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जैसे नाइट्रिक एसिड, HCl, KOH, NaOH। तो यहाँ पे जैसे अगर NaOH है तो NaOH जैसे ही सॉल्यूशन में जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, Na+ और OH नेगेटिव में जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसोसिएट कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा अपने आयनिक फॉर्म में। तो ये कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रिगार्डिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, नॉट कंप्लीटली आयोनाइज। जैसा कि मैं बोल चुका हूँ ये 100% नहीं होगा, 50-60% कुछ भी हो, लेकिन ओवरऑल कंप्लीटली जो है ये आयोनाइज नहीं होगा जब भी इसको डिसॉल्व किया जाए पोलर सॉल्वेंट में। और क्योंकि ये पूरा अच्छे से कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, ब्रेक नहीं करेगा अपने आयंस के फॉर्म में, ठीक है, पूरी तरीके से, इसीलिए ये क्या होगा, ये गुड कंडक्टर भी नहीं होगा, ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इसके जो फॉर्म यूनिट्स होंगे जो क्या होंगे, अनआयोनाइज्ड होंगे। ठीक है, तो वो डिस्टर्ब करेंगे, इस कारण जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है प्रॉपर नहीं मिल पाएगा और वो हो जाएगा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब इसको हम लोग सॉल्यूशन में पुट करेंगे। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, तो एस्टिक एसिड है, यहाँ पे इस तरीके से फॉस्फोरिक एसिड है, फिर H3BO3 है, एक्सेट्रा। तो ये सारे जो है ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला है कि अगर हम लोग एस्टिक एसिड लेते हैं तो ये पूरा जो है इसका यूनिट जो है वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है, मतलब डिसोसिएट नहीं कर पाता है अपने आयोनिक फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर हम लोग एस्टिक एसिड लेते हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन में जैसे पुट करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ये हमारा कैटायनिक फॉर्म हो जाता है और ये एनायनिक फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेक करता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो इक्वेशन है ये बिटवीन आयंस, ये आयंस के बीच का है और किसके बीच का है, आयंस और अनआयोनाइज्ड। ये देखिए अनआयोनाइज्ड क्या है, मॉलिक्यूल्स जो बिल्कुल आयंस के फॉर्म में नहीं है बल्कि बिल्कुल अनआयोनाइज्ड है, और ये फिर फर्दर जो है फिर क्या होके ब्रेक होके आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर गया। तो ये स्टेब्लिश्ड हो रहा है सॉल्यूशन में, और इसी एक्चुअली इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, आयोनिक इक्विलिब्रियम। देखिए आप लोग खुद सोचिए कि यहाँ पे एस्टिक एसिड है, ठीक है, ये ब्रेक किया आयंस में आया। आपको पता है एस्टिक एसिड क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होने के कारण क्या होगा, ये कंप्लीटली जो है इसका 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। तो इस कारण ये अगर बनेगा भी तो ये इमीडिएट क्या हो जाएगा, ये फिर से दोनों एक दूसरे से अटैच होके और बैकवर्ड रिएक्शन होगा और फिर से ये CH3COO नेगेटिव और H+ मिलके एस्टिक एसिड बना लेगा। इसीलिए आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे जो है फॉरवर्ड रिएक्शन इस तरीके से जा रहा है, आयंस में ब्रेक कर रहा है, फिर आयंस जो है आपस में जुट के जो है बैकवर्ड रिएक्शन कर रहा है। लेकिन ये देखिए अगर NaCl ये सब का केस लेते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो वहां पे क्या होता है Na+ और Cl नेगेटिव बना। तो यहाँ हमें पता है कि NaCl जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होने के कारण जो है ये कंप्लीटली 100% डिसोसिएट करता है और आयंस में ब्रेक करता है। तो इस तरीके से आयंस में ब्रेक करेगा तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रिएक्शन प्रोसीड करेगा, बैकवर्ड में नहीं आएगा। बैकवर्ड में तब आएगा ना जब डिसोसिएशन जो है पूरा कंप्लीटली नहीं हुआ है। तो इस कारण ये बहुत अच्छे से डिसोसिएट कर गया और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रह गया। यहाँ पे बैकवर्ड क्यों आया, क्योंकि ये वीक है। तो वीक होने के कारण ये कंप्लीटली ये डिसोसिएट नहीं किया है एस्टिक एसिड, इसलिए आयोनिक फॉर्म में आने के बावजूद भी जो है फिर से आयंस जो है अट्रैक्ट होके और फिर से क्या करता है, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स बना लेता है, उसके लिए फिर से ये बैकवर्ड रिएक्शन कर लेता है। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, KCl हो, NaCl हो, इस तरीके से जितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सब हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन करते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पढ़ना है आयोनिक इक्विलिब्रियम, इसलिए एक चीज बता देते हैं, थोड़ा बहुत जो है ना, बहुत थोड़ा माइन्यूट जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन करता है, बहुत कम करता है। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत नहीं करेगा ना तो इक्विलिब्रियम बनेगा कैसे, इसलिए NaCl जो है ना, यहाँ आप मान सकते हो बहुत छोटा सा एरो जो
जाता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन का जाता है। मतलब बहुत ही कम टेंडेंसी होता है कि Na प्लस और Cl नेगेटिव जो है वो आपस में मिलके NaCl बनाए, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को प्रोसीड करे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग बात करेंगे ओस्टवाल लॉ के ऊपर, जिसमें हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कवर करेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा, जैसा कि अभी आप लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेप्ट देख लियो ना, तो सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एक होता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन और दूसरा हो जाता है नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन। तो ये सारे चीज जो टर्म अभी मैं बोला हूँ सबका डिटेल जो है नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो आप